सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है इस वीडियो के माध्यम से। होपफुली उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी सेफ होंगे, अपने फैमिली का आपकी फैमिली भी सेफ होगी, आप लोग सभी हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपने फैमिली को भी आप हैप्पी और हेल्दी रख रखे होंगे। ओके, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। हम लोग सीख रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने पढ़ रखा था चार्ज क्या होता है, चार्जिंग मेथड क्या होता है, देन हमने पढ़ा था ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, एंड देन हमने पोटेंशियल के रिगार्डिंग पढ़ा था। सो अब हम पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सीख रखे थे। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग सीखेंगे एंड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बातचीत करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने एक बार रिकैप कर लेते हैं। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा क्या? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन फिजिकल जो पैरामीटर होता है रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो टेम्परेचर T जो होता है अगर कांस्टेंट है तो फिजिकल पैरामीटर में मेजर जो फिजिकल पैरामीटर होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर होता है। सो देन आप कह सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और आप यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करते थे जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो। सो R इक्वल टू V बाय I होता है। अब यहाँ पे ये बात याद रखेंगे, R जो है हमारा यहाँ पर ना ही V पे, R इक्वल टू V बाय I है, बट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है neither depends on current flowing through conductor nor पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर। ना ही V पे पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ना ही करंट पे डिपेंड करेगा। R जो है पोटेंशियल डिफरेंस से भी इंडिपेंडेंट होता है और करंट से भी इंडिपेंडेंट होता है, तो ये आप याद रखोगे। नोट रेजिस्टेंस R is independent of applied potential difference and current flowing through conductor. Okay, flowing through conductor. So R is independent of V and I. Okay, याद रखेंगे R क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर depends on geometry of conductor and material of conductor सो याद रखें प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है R, और किस पे डिपेंड्स करता है? ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर पे एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, ऑल्सो एट टेम्परेचर, ऑल्सो ऑन टेम्परेचर कर सकते हो। ओके, सो ये आपने यहां तक सीख रखा था। चलिए इससे ही आगे हम चलते हैं। सो एक बार वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से समझ लोगे, एक बार फिर से पढ़ लोगे, रिकॉल कर लोगे, नोट कर लोगे नोटबुक पे, उससे अच्छे से याद रहता है। सो रेजिस्टेंस आप सीख रखे थे। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस और भी आपने लिखा था, जानना था क्या? रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L लेंथ ऑफ कंडक्टर
R is inversely proportional to area of cross section of conductor and R is proportional to material of property of material. Okay, so यहां से आप लिखते थे R equal to रो L by A, रो L by A. ओके, सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये वाला हमें याद रखना होगा. ओके, सो रो क्या है? रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी. एल क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर. लेंथ ऑफ कंडक्टर. ए क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ए क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सपोज कि ये एक कंडक्टर है, तो इस दो टर्मिनल के बीच आप बैटरी कनेक्ट करते हो वायर के थ्रू, तो ये जो हो जाएगा इसका ये लेंथ हो जाएगा, और ये वाला जो एरिया है इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला फेस जो है फेस एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा. ओके, और ये मटेरियल है, उसका मटेरियल में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी. सो न्यू टर्म हमारा आता है रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो अगेन सिमिलर टू रेजिस्टेंस, बट इसमें एक डिफरेंस होता है. रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है, बट रेजिस्टिविटी जो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर होता है. ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, बट रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. इसको हम याद रखेंगे. ओके, सपोज कि ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का है, तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा. इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, बट दोनों में सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगा. दोनों में सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी सेम हो जाएगा. अगर अब मान लो कि ये दोनों सिमिलर है, दो कंडक्टर है, तो दोनों का अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा, सब कुछ सेम है, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है. रेजिस्टेंस डिफरेंट होने के लिए इसका मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी दोनों का क्या होगा? डिफरेंट होगा. अगर ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन सेम है रेजिस्टेंस का एंड रेजिस्टेंस जो है डिफरेंट है, रेजिस्टेंस का वैल्यू, देन उसमें मतलब क्या? रेजिस्टिविटी डिफरेंट है. ये अगर आयरन का है तो ये कॉपर का है, अगर ये कॉपर का है तो ये सिल्वर का है. इस तरह से हो सकता है. तो होप आप ये समझ गए होंगे. सो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी जो होता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. It is property of material of conductor due to which material or conductor opposes the flow of charge or current through it. ओके, सो इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए. इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच कंडक्टर ऑपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट थ्रू इट. ओके, सो इसको करंट थ्रू इट. सो यहां तक ये याद रख लेंगे. रेजिस्टिविटी क्या है? डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली. Resistivity depends on temperature. रेजिस्टिविटी का वैल्यू जो है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू की बात करेंगे तो कंडक्टर ऑन द बेस ऑफ रेजिस्टिविटी, किसी मटेरियल को हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे, किसी सारे मटेरियल को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे क्या होता है, हम क्लासिफाई अगर करते हैं तो सारे मटेरियल को तीन कैटेगरी में रखते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. ओके, सेमीकंडक्टर जो है हम लोग
एडवांस सब्सटेंस है, एडवांस्ड मटेरियल है, जिसको हम 12th में पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हम सिर्फ कंडक्टर पढ़ेंगे। सो कंडक्टर करने का मतलब बेसिकली जो कॉपर वायर, सिल्वर वायर, गोल्ड जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। याद रखेंगे सिल्वर का रेजिस्टिविटी जो होगा सबसे कम होगा, इसका मतलब सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा और बेस्ट कंडक्टर होता है। याद रखेंगे सिल्वर इज क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर इट मीन रेजिस्टिविटी जो होगा, अगर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी की बात करें तो वो लो होगा, वेरी वेरी लो होगा इन कंपैरिजन टू रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर। ओके, तो जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा वो इंसुलेटर होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, और जिसका रेजिस्टिविटी बहुत बहुत कम होगा वो क्या होगा, कंडक्टिंग मटेरियल होगा। ओके, सो इट मीन ये अगर बहुत अच्छा कंडक्टर है सिल्वर तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगा, बहुत कम होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लोएस्ट। रेजिस्टिविटी लोएस्ट होने का मतलब क्या होगा, याद रखेंगे इसमें ही कंडक्टिविटी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज हाईएस्ट। ओके, सो ये याद रखेंगे। गोल्ड भी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, सिल्वर के अप्रोक्सीमेट ही होता है। सो सिल्वर और गोल्ड इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, सो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए, ये रेजिस्टिविटी हम सीख लेते। एक और क्लासिफिकेशन रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो जनरल आइडिया ले लेते हैं। रेजिस्टिविटी रो, ऐसा यूनिट जो होगा वो होता है ओम, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। सो रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो कंडक्टर जो होगा, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी वेरी लो होता है, इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸, in order of 10⁻⁸ to 10⁻², और ओम मीटर में ही होगा। इंसुलेटर है, ये सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर का -8 या -12 भी लिख सकते हो, यहाँ पे किसी किसी में -12 भी होगा। सेमीकंडक्टर का 10⁻² to 10⁻² होता है ओम मीटर, और इसका जो होगा क्या कहते हैं, इंसुलेटर का वो वेरी हाई होता है। ओके, 10⁻² to 10⁻18 तक होता है, 10⁻18 ओम मीटर। सो आइडिया ले लेंगे, एक रफ आइडिया है, मतलब कि जो ऑर्डर होगा 10⁻², 10⁻8, 10⁻10, 10⁻6, इस ऑर्डर में रेजिस्टिविटी होगा कंडक्टर। कंडक्टर करने का मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्टील, एल्यूमिनियम और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। ओके, सो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, -12 के ऑर्डर, -10 के ऑर्डर में होता है। सेमीकंडक्टर का मॉडरेट होगा और इंसुलेटर का वेरी हाई होता है, 10⁻18 के ऑर्डर में पहुंच जाता है। ओके, सो इसको आप याद रखोगे, इसको आप 10:4 लिख सकते हो यहाँ पे। चलो, सो होपफुली आप इसको याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस की। ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस से पहले एक रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, अब क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल जैसे कि मान लेते हैं, आप जानते हो R = ρ L/A है। ओके, सो if 5 meter
wire of copper has 20 ohm resistance. 20 ohm resistance. Then what is the resistance of 25 meter long wire of same copper of same cross sectional area, same cross sectional area, same cross sectional एरिया। ओके, सो इस केस में हम यहाँ पे देखो तो आप जानते हो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, सो ये R1 बाय R2 इक्वल टू आप लिख सकते हो L1 बाय L2। सॉल्यूशन अगर हम देखें तो ओके, और इससे क्या हो जाएगा, अगर R1 का वैल्यू क्या है 5 है, सॉरी 20 है, R2 हमें पता करना है, L1 5 है और L2 जो है आपका 25 है, सो यहां से R2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 100 ओम। ठीक है, अगर 5 मीटर लंबा कॉपर वायर का रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो सेम कॉपर वायर का सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम थिकनेस का होगा, तो उसका रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 ओम हो जाएगा, अगर लेंथ 25 मीटर हो गया तो। ओके, सो होपफुली इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए, ये ज्यादा कुछ है नहीं हार्ड, इसमें सिंपल सा है। इसी में फिर आपको मान लो कि ये दे रखा है क्या कर सकते हैं, वायर ऑफ रेडियस। इसको हम अच्छे से फिर से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। A wire of steel, aluminium has 25 ohm resistance, okay, has 25 या 36 ohm दे देते हैं, चलो ठीक है, 36 ohm resistance, okay. A wire of aluminium has 36 ohm resistance. Another wire of aluminium having twice the cross sectional area, twice the cross sectional area. Another wire of aluminium having twice the cross sectional area of that of first one of same length. Okay, then what is the resistance of second wire? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। एक वायर है जिसका एल्युमिनियम का जिसका रेजिस्टेंस है 36 ओम का, दूसरा वायर है वो भी एल्युमिनियम का ही सेम लेंथ का ही है जितना फर्स्ट का है, लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ट्वाइस है फर्स्ट के कंपैरिजन में, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप जानते हो क्या, रेजिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया A। सो R1 बाय R2 करेंगे तो ये क्या लिखेंगे आप, A2 बाय A1 लिखेंगे, A2 बाय
A1 लिखेंगे, ठीक है। होपफुली यहां तक आप समझ गए क्यों लिखा है ऐसा। सो R1 का वैल्यू क्या है आपका 36 ओम है। R2 यू हैव टू कैलकुलेट, और A1 बाय A2, A2 बाय A1, A2 बाय A1 का वैल्यू क्या है आपको पहले ही बता दिया गया है कि ट्वाइस ऑफ A2 इज ट्वाइस ऑफ A1 गिवन है। सेकेंड वायर का जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट वन। देन आप यहां पे R2 लिखोगे तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/2, दैट इज 18 ओम। सो होपफुली ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अब इसमें ही पूछेगा इस तरह से अब मान लो कि ये हमारा एक कंडक्टर है, अब इसको ही हम खींचेंगे, तो इसको खींचेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगा लेकिन मटेरियल तो उतना ही रहेगा इसमें। तो लंबाई बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये पतला हो जाएगा। तो अगर कोई कंडक्टर है उसको खींचा, स्ट्रेच किया, देन उसमें क्या है, अगर लंबाई बढ़ा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा, और उसको कंप्रेस करके छोटा कर दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, लंबाई घटेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, सो if length of wire is increased by stretching themselves, stretching them, okay, सो उसको स्ट्रेच करके मान लो कि ये है आपका L1 लेंथ, और ये सपोज कि ये है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, सो ये हो गया LA1। सो वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, या और लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको ही हम क्या करते हैं, खींच के लंबा कर दिया, खींच के क्या किया, लंबा कर दिया, ठीक है। सो खींच के लंबा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको ही खींच के हमने लंबा कर दिया, तो ये हो गया L2, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A2, ठीक है। सो इसमें वॉल्यूम जो होगा L2 इंटू A2, और वॉल्यूम जो है इस केस में L1 इंटू A1। अब क्या है, इसी को खींच के ऐसा किए हो आप, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट होना चाहिए भाई। सो इस केस में देखोगे तो आप क्या लिखोगे, L1A1 इक्वल टू L2A2 ड्यू टू वॉल्यूम कंसिस्टेंसी, ठीक है, और इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, वॉल्यूम लिख देते हैं, ठीक है। आप अब क्या लिखते हो, देखो यहाँ पे अच्छे से समझ गए यहां तक होपफुली, कि एक मोटा सा वायर है या उसको हम, या रॉड है, उसको हम स्ट्रेच करके दूसरा उसको हम उसके शेप को चेंज कर देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, मेटामॉर्फाइज हो जाता है। तो इस केस में ये जो है लंबाई बढ़ गया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, घट जाएगा, वॉल्यूम लेकिन सेम रहेगा। तो इसके रेजिस्टेंस में अब देखो ज्योमेट्री तो चेंज हो गया, ज्योमेट्री चेंज हो गया, मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो रो सेम रहेगा, बट ज्योमेट्री क्या है, सेम नहीं है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 1 इक्वल टू रो 2 इक्वल टू रो है। ओके, सो रेजिस्टिविटी सेम है, सेम मटेरियल का है, तो बट ज्योमेट्री चेंज हो गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इसका चेंज हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस R की बात करते हैं तो लिखते हैं रो L बाय ए। सो R की बात करेंगे तो ये देखो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है
तो रो अगर ऊपर हम क्या करें L इंटू ए कर दे और नीचे भी हम A इंटू ए कर दे, सो R इक्वल टू क्या हो गया रो वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो इस केस में R जो हो गया प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ओके, सो इस केस में जब स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे किसी कंडक्टर को स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके हम क्या करते हैं दूसरा उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, तो इसमें ऐसा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहले वाले केस में नहीं था, पहले वाले केस में लेंथ सेम रखते थे, दूसरा कंडक्टर था, एक कंडक्टर होता है फिर दूसरा कंडक्टर होता है, इसमें दूसरा कंडक्टर होता है लेकिन पहले वाले को ही हम क्या करते हैं मॉडिफाई करके बनाते हैं, पहले वाले को ही डिफॉर्म करके हम लोग नया कंडक्टर बनाते हैं, देन रेजिस्टेंस का वेरिएशन क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ ऐसा हो जाएगा। अब अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में एरिया जो होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। सो इसका मतलब R जो है, अगर R जो है रेडियस है तो इस केस में कैपिटल R जो हो जाएगा 1/R4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये याद रखेंगे। ओके, अगेन इसका मैनिपुलेशन हम चेक करेंगे। सो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अगेन आप R को क्या लिख सकते हो रो L/A। सो दूसरा जो है इस केस में अगर इसको लिखेंगे तो रो अब इसको L इंटू एल डिवाइडेड बाय A इंटू एल, सो हो गया R रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आपको पता है वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहता है, जब स्ट्रेच करते हैं कंप्रेस करते हैं मॉडिफाई करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सो वॉल्यूम कांस्टेंट है और रेजिस्टिविटी मटेरियल सेम रहता है तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है। सो इसका मतलब क्या हो गया एल स्क्वायर। ये कब कंडीशन है, ये वाला जो है जब कंडीशन आएगा सेम कंडक्टर को जब हम स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके हम क्या करेंगे दूसरा उसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन जो है रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होगा। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर देखेंगे तो इस तरह से होगा, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो R4 हो जाएगा और लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, होपफुली आप इसको समझ गए होंगे। एक बार नहीं समझे तो फिर से रिकैप करके देख लीजिए वीडियो को और उसको अच्छे से गेन कर लीजिए। ओके ठीक है, चलते आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि जैसे इसमें ही एग्जांपल दिया जाएगा, इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर whose resistance is 20 ohm is stretched being stretched to have the length twice of initial length, twice of initial length, okay, twice of initial length, then what is the resistance of modified
कंडक्टर, कंडक्टर और रॉड। सो आप जानते हो कि एक ही रॉड को स्ट्रेच करके क्या किया, उसकी लंबाई को दुगना किया गया है। उस केस में आर जो हो जाता है क्या हो जाता है, एल स्क्वायर हो जाता है। तो R1 बाय R2 जो हो जाएगा L1 बाय L2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब R1 अगर आपका 20 है, R2 आपको फाइंड आउट करना है, L1 L है, L2 जो है आपका 2L है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब R2 का वैल्यू जो हो जाएगा 4 इंटू 20 दैट इज 80 ओम हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आप इसको समझ गए हो। ये क्या है, सेम वायर को स्ट्रेच करके लंबा करना या उसको कंप्रेस करके छोटा कर देना। देन उस केस में लेंथ के साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ क्या होगा और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ क्या होगा। ओके, सिमिलरली इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा। होपफुली इसको समझ गए होंगे। एक बार नोट कर लेंगे इसको, एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर लेंगे इसको। दूसरा जो है सेम एग्जांपल, इसमें नया एग्जांपल लेते हैं। Radius of cross section, radius of cross section, radius of cross section of wire is being made, yeah, has been made twice that, twice by compressing the wire. Okay, compressing the wire. Okay, ठीक है, has been made twice by compressing the wire. Then calculate percentage change in resistance of wire. ओके, सो इस केस में देखो क्या करोगे आप, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर हैज बीन मेड ट्वाइस बाय कंप्रेसिंग द वायर, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। सो अब इस केस में क्या होता है, आर जो हो जाता है क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ओके, सो इनिशियली अगर मान लेते हैं कि आर इनिशियल जो है आपका आर है और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनिशियल वैल्यू आर है। अब क्या है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन का फाइनल वैल्यू जो हो गया 2r हो गया। तो आर फाइनल क्या होगा, सो आर फाइनल की बात करेंगे तो यहाँ पे आर फाइनल बाय आर इनिशियल करेंगे तो ये क्या होगा, आर इनिशियल बाय आर फाइनल का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, सो आर फाइनल क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पे आर इनिशियल बाय आर फाइनल का पावर 4 हो जाएगा। सो आर फाइनल की बात करेंगे, अब यहाँ पे देखो आर इनिशियल बाय आर फाइनल कितना हो गया, 1/2 हो गया। सो 1/2 का पावर 4 हो गया। ओके, सो इस केस में आर फाइनल जो हो गया आर इनिशियल इंटू 1/16 दैट मीन R/16। तो चेंज कितना हो गया बताओ, चेंज इन रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो डेल्टा आर जो हो गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल दैट इज R माइनस R/16 दैट इज कितना हो जाएगा 15R/16। ओके, सो R फाइनल माइनस
R इनिशियल हो गया, सो 15R/16 हो गया। सो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस की बात करेंगे। सो ये हो गया डेल्टा R/R इंटू 100%। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा R/R इंटू 100%। सो यहीं पे देखो डेल्टा R/R, डेल्टा R इक्वल टू क्या है, 15R/16। सो डेल्टा R/R क्या हो जाएगा, डेल्टा R/R का वैल्यू 15/16 हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका 15/16 इंटू 100%। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बताओ तो, 6 टाइम्स 90% से ज्यादा हो गया, मतलब कि चेंज हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा, 90% देखेंगे तो 90% से डिक्रीज कर जाएगा। सो रेजिस्टेंस इसकी 4 से करें तो 25, ये 4 हो जाएगा। डिक्रीजेज बाय, आप इसको कर सकते हो 1500/16%, अप्रोक्सीमेटली 95 के आसपास आ जाएगा। 95% से डिक्रीज कर जाएगा। ओके, 90% से एबव हो जाएगा, जा रहा है ये वैल्यू। सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो होपफुली आप इसको अच्छे से समझ गए। बताओ अगर इसमें कोई डाउट होगा, इसमें हम लोग और भी डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन, बट आप इसको एक बार अच्छे से गेन कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग सिखाएंगे, प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आज हमने क्या है, रेजिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिया, हमने उसको सीख लिया। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है वो हम सीख लिए, उसको कंक्लूड कर लेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, बट रेजिस्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टर के मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। R इक्वल टू ρL/A होता है। एंड डिफरेंट दो कंडक्टर है, दो अलग अलग कंडक्टर है, तो दोनों अगर मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। और एक ही कंडक्टर को मॉडिफाई किया गया, डिफॉर्म करके मॉडिफाई किया गया है, दूसरा शेप दिया गया है, तो उस केस में रेजिस्टेंस जो होता है L² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब दो अलग अलग कंडक्टर है, मतलब कि दो अलग अलग रेजिस्टिविटी सेम हो सकता है, लेंथ सेम हो सकता है, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, डिफरेंट है। देन उस केस में क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, बट एक ही कंडक्टर को स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके हम क्या करते, मॉडिफाई करके दूसरा डिफॉर्म कंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में रेजिस्टेंस हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो पहला पार्ट में हमने वो किया था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दूसरे पार्ट में हमने किया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A²। ओके, सो इसको याद रखेंगे और कंसंट्रेट करके एक बार इसको रिकैप कर लेंगे। ओके, देन हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन पे वीडियो लेके। तो होपफुली आज हम यहीं पे रहने देते हैं इस टॉपिक को, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने आप को भी सेफ रखिए, अपने फैमिली वाले को भी सेफ रखिए। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।